हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण, विशेषण के भेद एवं उससे संबंधित अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। तो विशेषण, तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा है उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, पाव भर दही, दो बंदर आदि। तो इनमें देखिए सुंदर, पीली, पाव भर और दो विशेषण हैं, क्योंकि ये इन्होंने हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया है कि वो कैसे हैं, वो कितने हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता व्यक्त करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय चर रही है, तो इसमें गाय क्या है? संज्ञा है, और काली क्या है? विशेषण है। तो इसमें जो काली विशेषण है, इसने हमें गाय के बारे में बताया है कि गाय कैसी है? काली है, इसलिए गाय क्या हुई? विशेष्य हुई। अब है दूसरा उदाहरण कि वह 1 किलो फल लाया। तीसरा है कि बुद्धिमान छात्र सदा सफल रहते हैं। तो इसमें देखिए छात्र के बारे में बताया है कि वह कैसा है? बुद्धिमान है, तो यह बुद्धिमान क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो इसमें देखिए छात्र तो क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। तो इस विशेषण ने हमें किसके बारे में बताया? छात्र के बारे में बताया कि बुद्धिमान छात्र सदा सफल रहते हैं। तो इसमें विशेष्य क्या हुआ? छात्र विशेष हुआ, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है? बुद्धिमान है। तो वे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो इन वाक्यों में देखिए काली, 1 किलो और बुद्धिमान, ये तो हैं विशेषण हैं, और गाय, फल और छात्र विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बतलाई गई है। तो इसका मतलब गाय, फल और छात्र, इन्हें हम संज्ञा और सर्वनाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बतलाई है जिस विशेषण शब्द ने, वह क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो इन वाक्यों में काली, 1 किलो और बुद्धिमान, ये तो क्या है? विशेषण है। काली, 1 किलो और बुद्धिमान, ये है विशेषण है, और गाय, फल और छात्र, ये क्या है? ये विशेष्य हैं। तो इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं की विशेषता बतलाई जाती है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य दोनों में पता चला कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहा जाता है। ध्यातव्य यानी कि ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य में विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता आएगी, विशेषण शब्द आएगा। परंतु कभी कभी यह विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, यानी कि यह कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है। विशेष्य से पहले प्रयुक्त विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, यानी कि जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रयुक्त विशेषण कहेंगे, और जबकि विशेष्य के बाद में प्रयुक्त विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। और यानी कि जब ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषण होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो या विधेय विशेषण हो, दोनों ही स्थितियों में उसका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। प्रविशेषण, जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं अथवा उनकी विशेषता में वृद्धि करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि वह विशेषण कैसा है या उसकी विशेषता में और ज़्यादा वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि रमेश अत्यधिक परिश्रमी छात्र है,
तो यहाँ पर देखिए परिश्रमी क्या है, विशेषण है, लेकिन अत्यधिक परिश्रमी है, यानी कि उस परिश्रमी को और ज़्यादा उसकी विशेषता बतलाई है कि वो कैसा परिश्रमी है, अत्यधिक परिश्रमी है, यानी कि उसकी विशेषता में वृद्धि कर दी है। तो अत्यधिक क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, और परिश्रमी क्या है, यह है विशेषण है। दूसरा है जैसे कि महानगरों में बहुत अधिक शोर होता है, तो अधिक शोर होता है, यह तो क्या हुआ, विशेषण हुआ। और बहुत अधिक, तो बहुत क्या है, उसकी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो बहुत शब्द क्या हुआ, प्रविशेषण कहलाता है। फिर है वह बालक पूर्ण स्वस्थ है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि जो स्वस्थ विशेषण है उसकी में विशेषता में और वृद्धि कर रहा है, उसको और बढ़ा रहा है, बता रहा है। फिर है रमा ने सुर्ख लाल साड़ी पहनी, तो यहाँ पर देखिए लाल साड़ी क्या है, विशेषण है, और सुर्ख लाल साड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी लाल साड़ी, तो यह क्या हुआ, सुर्ख क्या है, प्रविशेषण है। फिर है हिमालय सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पर देखिए ऊंचा पर्वत है, यह तो विशेषण होगी। हिमालय की विशेषता क्या हुई कि वह ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा पर्वत क्या है, यह विशेषण है, और सर्वाधिक ऊंचा है, यह क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। तो इन वाक्यों में अत्यधिक, बहुत, पूर्ण, सुर्ख एवं सर्वाधिक शब्द प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः परिश्रमी, अधिक, स्वस्थ, लाल और ऊंचा विशेषण की विशेषता में वृद्धि कर रहे हैं। तो विशेषणों की विशेषता बतलाने से ये सब प्रविशेषण हो गए, उनकी विशेषता में वृद्धि करने के कारण ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब है विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, वे हैं नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि वह कितनी मात्रा में है तो उसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से ये विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। अब विशेषण के भेदों में सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक के जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो यह क्या बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण के विषय में बताता है कि उनमें कैसे गुण हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सुंदर गाय है, यह लाल फूल है, उमाकांत चतुर विद्यार्थी है। तो इन वाक्यों में सुंदर, लाल व चतुर क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है, यानी कि उसमें कैसे गुण हैं, किस प्रकार के गुण हैं या फिर कोई दोष है, तो इनका बोध हमें किससे होता है, गुणवाचक विशेषण से होता है। जैसे गंधवाचक, तो गंधवाचक में गंध होती है, गंध कैसी कैसी होती है, देखो दुर्गंध है, सुगंधित है या खुशबूदार है, तो ये हो गया गंधवाचक। फिर है गुणबोधक, यानी कि उसमें कौन कौन से, उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, वह वीर, श्रेष्ठ, सत्यवादी या ईमानदार, तो यह क्या हुए, उसके गुण हुए, तो यह गुणबोधक हुआ। फिर है दोषबोधक, यानी कि उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, तो वह क्या कहलाएगा, दोषबोधक। तो क्या क्या दोष हैं, जैसे अभिमानी, क्रूर, बुरा, दुष्ट, भीरू, कुरूप, डरपोक आदि, तो यह किसी व्यक्ति में दोष हो सकते हैं, तो यह दोषबोधक तो यह दोषबोधक विशेषण हुआ। फिर आकार बोधक, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम किस आकार का है, तो उसमें देखिए कौन कौन से आकार हो सकते हैं, जैसे षटकोण है, नुकीला, तिकोना, चौकोर, गोल, आयताकार, लंबा, चौड़ा आदि, तो ये उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है, तो यह क्या कहलाएगा, आकार बोधक, जो हमें उसके आकार के बारे में बताए कि वह वस्तु किस आकार की है या वह व्यक्ति किस आकार का है, यानी कि लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, तो हमें जो आकार के बारे में बोध कराए वह आकार बोधक कहलाएगा। दशा बोधक,
दशा में क्या है कि उसकी कैसी दशा है, यानी कि हमारा जो संज्ञा है या सर्वनाम है वो किस दशा में है, यानी कि वह स्वस्थ है, रोगी है, मोटा, पतला, कमजोर आदि। उसकी जो दशा की स्थिति है वह किससे पता चलेगी? दशाबोधक विशेषण से। फिर है दिशाबोधक, यह दिशाओं के बारे में बताएगा, जैसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी आदि। तो यह क्या कहलाएगा? दिशाबोधक। फिर है अवस्थाबोधक, यानी कि उसकी अवस्था क्या है, वह किस अवस्था में है, बाल्य, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि। तो यह उसकी अवस्था के बारे में है, तो ये अवस्थाबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर है रंगबोधक, यानी कि वह व्यक्ति या वस्तु किस रंग की है, तो वह उससे हमें किससे पता चलेगा? रंगबोधक। सफ़ेद है, नीला, काला, हरा, पीला, इसके अतिरिक्त और भी कई जो भी रंग हो सकते हैं वह सारे रंग यहाँ पे आ सकते हैं। तो रंग के बारे में जो हमें बताएगा वह क्या होगा? रंगबोधक विशेषण। समयबोधक, जो हमें समय के बारे में बताएगा कि रात्रि, निशीथ, संध्या, दोपहर, प्रातः आदि, यानी कि कौन सा समय है, तो वह हमें किससे पता चलेगा? समयबोधक। फिर है स्थानबोधक, जो हमें स्थान के बारे में जानकारी दे, जैसे नीचा, ऊंचे, देशी, विदेशी, लखनवी, बनारसी, भारतीय आदि। स्पर्शबोधक, यानी कि छूने से जब हमें पता चले कि वह वस्तु या उसकी जो सतह है वह कैसी है, तो वह हमें किससे पता चलेगा? स्पर्शबोधक। तो है खुरदरा, कोमल, कठोर, नुकीला, तीखा, इस प्रकार से इसमें और भी शब्द आ सकते हैं। तो यह हमें किससे पता चलेगा? स्पर्शबोधक विशेषण से। स्वादबोधक, वह स्वाद में कैसी है, तो देखिए चटपटा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तीखा, नमकीन आदि, यानी कि जितने भी प्रकार के स्वाद हो सकते हैं वह हमें किससे पता चलेंगे? स्वादबोधक विशेषण से। और ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कितनी संख्या में उपस्थित है, तो इसका हमें जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इस कारण से संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, यानी कि जब संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या में हो, हमें उनकी संख्या जब निश्चित मात्रा में पता हो तो वह क्या होगा? निश्चित वाचक संख्यावाचक होगा। और जब हमें उनकी संख्या का ज्ञात नहीं है कि वह कितनी मात्रा में है, कितने हैं, तो वह क्या होगा? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। यानी कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, वह भी दो भेदों में बटा हुआ है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। तो जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमें पता होता है कि संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या में है, जैसे 5, 7, पहला, दूसरा आदि। निश्चित संख्या विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। अब देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वह भी 4 उपभागों में बटा हुआ रहता है। जैसे पहला है गणनावाचक, गणना यानी गिनना, तो जिससे गणना का बोध होता हो, जैसे 1, 2, 4, 5 आदि। गणना जिसमें आती हैं, गिनने का क्रम जिसमें आता है वह क्या होता है? गणनावाचक। दूसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक में जिसमें क्रम का बोध हो, यानी कि पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां, तो क्रम होता है, तो उसे क्या कहेंगे? क्रमवाचक। फिर है आवृत्तिवाचक, आवृत्ति का मतलब जिसमें ये पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना हैं, कितने बार वह आए हैं, तो जिससे यह पता लगता है कि विशेष यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना हैं, 2 गुना, चौगुना, तिगुना, तो यह क्या कहलाएगा? आवृत्तिवाचक। फिर समुदायवाचक, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का चौथा उपभेद है। समुदायवाचक समुदाय के बारे में बताता है, समूह के बारे में बताता है।
जिससे संज्ञा के समूह का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, पांचों आदि। तो प्रत्येक वाचक जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, हर चौथे आदि। तो ये हो गया समुदाय वाचक। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का यह दूसरा भेद है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता कि वह कितनी मात्रा में है। तो जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम कितनी संख्या में है उसका उसे पता ना हो, तो ऐसे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध ना कराएं, तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि। तो इनसे देखिए यह नहीं पता चल रहा कि वह कितनी मात्रा में है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे सब? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है तीसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा आदि। तो इसमें देखिए हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का पता चल रहा है। परिमाण भी निश्चित और अनिश्चित हो सकता है, यानी कि वह मात्रा उसकी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इस कारण से परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्नलिखित दो भेद माने जाते हैं। जब हमें ये पता हो कि वह कितनी संख्या है, यानी कि उसकी संख्या निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 1, 4, 10 आदि। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि वह 1 है, 4 है या 10 है, तो ये क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब उनकी मात्रा या संख्या का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा रहा हो या पता नहीं किया जा रहा हो, तब वह क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत आदि। तो इन शब्दों से पता नहीं चल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम कितनी मात्रा में है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब यह विशेषण का चौथा भेद है, जिसका नाम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें यह विशेषण कहते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण से इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मकान तुम्हारा है, वे दिन बीत गए, इस गेंद को मत छुओ। इन वाक्यों में यह, वह, वे, इस शब्द क्रमशः पुस्तक, मकान, दिन और गेंद नाम संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। तो इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। जिन वस्तुओं की विशेषता बतलाई जाती है उनमें न्यूनाधिक्य, यानी कि किसी की तुलना में छोटा या किसी की तुलना में बड़ा, लघुत्तम, प्रियतम या श्रेष्ठतम होना स्वाभाविक है। इस न्यूनाधिक्य को तुलना के रूप में समझा जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण में चूंकि विशेषता बतलाई जाती है, तो जब इसके बीच में तुलना की जाएगी तो तुलना की दृष्टि से यह विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था है मूल अवस्था। विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है मूल अवस्था कहते हैं। जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि शब्द। दूसरी है उत्तरावस्था, अर्थात जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। यानी कि जब 2 वस्तुओं की तुलना हो रही है या 2 व्यक्तियों की तुलना होगी, तो उन दोनों में से या तो एक जना अधिक श्रेष्ठ होगा, एक जना कम श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए
वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था होती है। जैसे लघुतर, प्रियतर, श्रेष्ठतर, अथवा यूँ कहा जाए कि सतीश महेश से श्रेष्ठतर है। तो यहाँ पर देखिए दो जनों में तुलना की जा रही है। अब दोनों में क्या है कि सतीश महेश से श्रेष्ठतर है, तो इसलिए उत्तरावस्था में क्या होगी? दो जनों के बीच में तुलना की जाएगी। तीसरी है उत्तमावस्था, और यह विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या फिर कम बताया जाता है। जैसे लघुतम यानी कि सबसे छोटा, प्रियतम, श्रेष्ठतम यानी कि सभी में श्रेष्ठ। जैसे कक्षा में राम सभी छात्रों में चतुरतम है, अर्थात वह सभी छात्रों में चतुर है, श्रेष्ठ है वो। गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठतम पशु है, यानी कि जितने भी पशु हैं उनमें जो गाय है वह श्रेष्ठतम है। तो इस प्रकार से जो उत्तम अवस्था होती है वह विशेषण की, उसमें क्या होता है कि जिसके बीच में भी तुलना की जाती है समूह में व्यक्ति या वस्तु की, तो उसमें उसकी सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है या फिर वह सबसे कम उसमें बताया जाता है। तो यह विशेषण की सबसे उत्तम अवस्था होती है, और इसमें बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में विशेषता की जाती है। विशेष है कि विशेषण की उक्त तीनों अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण में होती है। गुणवाचक विशेषण में क्यों होती है? क्योंकि इसमें विशेषता गुणों के बारे में ही बताई जा सकती है, तो जो तुलना होगी वह गुणों से संबंधित ही की जा सकती है। इसलिए जो विशेषण की ये अवस्थाएं हैं वो केवल गुणवाचक विशेषण में ही पाई जाती हैं, उसी में ही होती हैं। विशेषण की मूल अवस्था में वह मूल रूप में रहता है। उत्तरावस्था में दूसरे की तुलना में एक को श्रेष्ठ या विशिष्ट बतलाया जाता है, लेकिन उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है। यानी कि उत्तरावस्था में तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, तो उसमें से एक को श्रेष्ठ बतलाया जाता है, और उत्तमावस्था में बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारी वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है। तत्सम शब्दों की उत्तरावस्था में विशेषण के मूल रूप के साथ में तर और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसकी मूल अवस्था से, मूल रूप से जब हम उसकी उत्तरावस्था में जाएंगे तो उस मूल शब्द के साथ में क्या लगाएंगे? तर प्रत्यय लगाएंगे, और उत्तमावस्था में जब जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब विशेषण की तीनों अवस्थाओं के रूप, तो सबसे पहले है जैसे मूल अवस्था, फिर है उत्तरावस्था, उसके बाद में उत्तमावस्था। तो मूल शब्द है जैसे मधुर, तो ये मूल अवस्था में क्या रहेगा? मधुर। फिर जब दो व्यक्तियों के बीच में होगी तो क्या होगा? मधुरतर। तो इसमें देखिए जब तर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मधुरतर। तो यह इसकी विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था हो गई। और उत्तमावस्था में क्या करेंगे? तम प्रत्यय लगा देंगे और क्या बन जाएगा? मधुरतम, यानी कि सबसे ज़्यादा मधुरतम, तो श्रेष्ठ हो गया ये। तो उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ को चुनना होता है, या तो सबसे बिल्कुल नीचे या सबसे श्रेष्ठ। फिर है मूल शब्द है जैसे अधिक, तो इसकी उत्तरावस्था होगी अधिकतर, तर प्रत्यय लगा दिया, और यहाँ पे देखिए तम प्रत्यय लगा के क्या हो गया? अधिकतम, ये इसकी उत्तमावस्था होगी। अब है उच्च, तो मूल अवस्था है उच्च, उच्चतर ये उत्तरावस्था हो गई, और उत्तमावस्था हो गई तम प्रत्यय लगा के उच्चतम। लघु है तो लघुतर और लघुत्तम। महत है तो महतर और तम महत्तम। तो इसका मतलब उत्तरावस्था में तो तर प्रत्यय है और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगा करके ये देखिए विशेषण शब्द बनाए जाएंगे। ये विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। बहु तो बहुतर और बहुतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। चतुर मूल अवस्था में है चतुर, उत्तरावस्था हो गई चतुरतर, तर प्रत्यय लग गया, और उत्तमावस्था हो गई चतुरतम, यहाँ पे तम प्रत्यय लग गया। उसी प्रकार से देखिए गुरु गुरुतर गुरुतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, ज्येष्ठ ज्येष्ठतर और ज्येष्ठतम, कनिष्ठ कनिष्ठतर कनिष्ठतम, कुटिल
कुटिलतर, कुटिलतम, पटु, पटुतर, पटुतम, निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम, यानी कि सबसे ज़्यादा निकृष्ट तो निकृष्टतम, निम्न, निम्नतर और निम्नतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, उष्ण, उष्णतर और उष्णतम। तो इस प्रकार से ये विशेषण की तीनों अवस्थाएं हैं कि मूल अवस्था में किस प्रकार से है, फिर उत्तरावस्था है और फिर उत्तमावस्था है। अब है विशेषणों की रचना, यानी कि विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो विशेषणों की रचना मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से होती है। सबसे पहले संज्ञा से विशेषण बनाना, यानी कि हम संज्ञा शब्दों से कैसे विशेषण बना सकते हैं। तो देखिए, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है तो जैसे संज्ञा शब्द है अर्थ, इसमें प्रत्यय लगाएंगे एक, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो विशेषण शब्द क्या बना, आर्थिक, एक प्रत्यय लगा के बना आर्थिक। उसी प्रकार से देखिए धर्म है, एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, धार्मिक। तत्व में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तात्विक। उसी प्रकार से दिन, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या और बनेगा, दैनिक। कल्पना, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, काल्पनिक। ये संज्ञा विशेषण हो गए काल्पनिक। देव, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, दैविक। अब है देखिए कुरु, ये संज्ञा शब्द है कुरु, इसमें अव प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कौरव। केश में लगाएंगे तो क्या बनेगा, केशव। अंक में लगाएंगे तो क्या बनेगा, अंकित। उसी प्रकार से शिव, इसमें जब अव प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, शैशव। शिशु में लगाएंगे अव प्रत्यय तो क्या बनेगा, शैव। शुदा में लगाएंगे अव प्रत्यय तो क्या बनेगा, शुदित। अब देखिए अंक संज्ञा शब्द है, इसके साथ में जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, अंकित। उसी प्रकार से तरंग है, इसमें जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तरंगित। शुदा में जब इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, शुदित। और पल्लव में लगाएंगे तो इत प्रत्यय, पल्लवित। अब है इल प्रत्यय, उर्मी संज्ञा शब्द है, तो जब उर्मी में इल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, उर्मिल, विशेषण बनेगा उर्मिल। पंक में लगाएंगे इल प्रत्यय तो क्या बनेगा, पंकिल। फैन में लगाएंगे जब इल प्रत्यय तो क्या बनेगा, फैनिल। जटा में लगाएंगे तो क्या बनेगा, जटिल। जब जटा में इल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, जटिल। अब देखिए इम प्रत्यय है और रक्त संज्ञा शब्द है तो क्या बनेगा, रक्तिम, विशेषण बनेगा रक्तिम। स्वर्ण है और इसमें इम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, स्वर्णिम। अब देखिए ई प्रत्यय है, संयम संज्ञा शब्द है, तो जब इसमें लगाएंगे ई प्रत्यय तो क्या बनेगा, संयमी, विशेषण बना संयमी। रोग में लगाएंगे ई प्रत्यय तो क्या बना, रोगी। उसी प्रकार से ईन, कुल में जब लगाएंगे, कुल संज्ञा शब्द है, इसमें ईन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कुलीन। प्राची में लगाएंगे ईन प्रत्यय तो क्या बनेगा, प्राचीन। ईला, ईला में जब इला प्रत्यय है, इसको जब चमक में लगाएंगे, चमक संज्ञा शब्द है, उसमें इला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, विशेषण चमकीला। गर्भ में जब इला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, गर्बीला। दया संज्ञा शब्द है, इसमें जब हम आलू प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, दयालु। ईर्ष्या में जब हम आलू प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ईर्ष्यालु, विशेषण बनेगा ईर्ष्यालु। अब देखिए मान प्रत्यय है और जब श्री के अंदर लगाएंगे तो क्या बनेगा, श्रीमान। बुद्धि के अंदर जब लगाएंगे, बुद्धि संज्ञा शब्द में लगाएंगे तो क्या बनेगा, बुद्धिमान, विशेषण बन गया बुद्धिमान। रत प्रत्यय है, तो जब कर्म में लगाएंगे तो क्या बनेगा, कर्मरत। और धर्म संज्ञा शब्द में लगाएंगे तो क्या बनेगा, धर्मरत, विशेषण बना धर्मरत। अब संज्ञा शब्द है समीप, इसमें इस्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा,
विशेषण समीपस्थ। शरीर है संज्ञा शब्द, जब हम इसमें इस्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, शरीरस्थ। एरा प्रत्यय लगा के सांप, संज्ञा शब्द है सांप, इसमें जब एरा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सपेरा, विशेषण बना सपेरा। और जब चाचा के अंदर एरा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चचेरा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है। इनमें प्रत्यय लगा करके हम किस प्रकार से संज्ञा शब्दों से विशेषण बना सकते हैं, यह हमने यहाँ पर देखा है। अब है नंबर 2, सर्वनाम से विशेषण बनाना, यानी कि हम सर्वनाम से किस प्रकार से विशेषण बना सकते हैं। तो देखिए सर्वनाम है यह, वह, कौन, मैं, तुम, जो, ये सभी क्या है, ये सर्वनाम है। तो इनसे विशेषण कैसे बनेगा, यह का क्या होगा, ऐसा, वह का वैसा, कौन कैसा, मैं मुझसे या मेरा, तुम तुम्हारा, और जो का जैसा। तो ये क्या है, सर्वनाम शब्दों से विशेषण किस प्रकार से बनेंगे वह इसमें दिखाया गया है। नंबर 3 है क्रिया से विशेषण बनाना, कि क्रिया से किस प्रकार से विशेषण बनता है। तो देखिए क्रिया यहाँ पे दे रखी है पत, तो विशेषण बनेगा पतित। पठ क्रिया है पठ, यानी कि पढ़ना, तो इससे होगा विशेषण पठित। पालना विशेषण बनेगा पालक। टिकना तो इसका विशेषण बनेगा टिकाऊ। लड़ना लड़ाका। अब क्रिया है वंदन, तो विशेषण हुआ वंदनीय। पीना पियक्कड़। बेचना बिकाऊ। भागना भगोड़ा। मरना मरियल। तो ये क्रियाओं से विशेषण है। नंबर 4 है अव्यय से विशेषण बनाना। तो देखिए अव्यय है नीचे, ऊपर, भीतर, आगे, पीछे, बाहर, ये क्या है, अव्यय हैं। तो अव्यय से विशेषण नीचे से क्या बनेगा, निचला। ऊपर से ऊपरी। भीतर से भीतरी। आगे से अगला। पीछे से पिछला। बाहर से बाहरी। तो इस प्रकार से ये अव्यय से विशेषण है। अभ्यास प्रश्न। अब विशेषण से संबंधित हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं। तो उत्तर है विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2 है कि विशेष्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय में काली क्या है, विशेषण है, तथा गाय क्या है, विशेष्य है, क्योंकि गाय की विशेषता बताई गई है कि वह कैसी है, काली है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। तो विशेष्य एक तरह से क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं की विशेषता बतलाई जाती है। तो इसलिए इसमें गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, विशेषण है। प्रश्न 3, प्रविशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषणों शब्दों की भी विशेषता बतलाते हैं या उनकी विशेषता को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शोभित बहुत सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। यानी कि उसने सुंदर जो विशेषण है उसकी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा दिया जब वह बहुत हमने वहाँ पे लगा दिया, तो बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण कहलाता है। प्रश्न 4, यौगिक विशेषण किन्हें कहते हैं। उत्तर है कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनते हैं, उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्ष से बनेगा वार्षिक, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया, वार्षिक। दया से बना दयालु, इसमें आलू प्रत्यय लगा करके हमने क्या बनाया है, दयालु। तो ये जो शब्द प्रत्यय लगा करके बनते हैं
उन्हें बोलते हैं यौगिक विशेषण। प्रश्न 5, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कितनी मात्रा में है तो उसका हमें जिस शब्द से पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 6 है कि निम्न विशेषणों की उत्तरा एवं उत्तमा अवस्था बताइए। बहुत, महत्व, कनिष्ठ, श्रेष्ठ, मधुर और कुटिल। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी हमें उत्तरा और उत्तमा अवस्था बतलानी है। तो उत्तरा अवस्था के लिए तो हम क्या करते हैं कि इन शब्दों में तर लगा देते हैं, तो उसकी उत्तरा अवस्था आ जाती है। और उत्तमा अवस्था के लिए हम क्या करते हैं? तम प्रत्यय इनके पीछे लगा देते हैं, तो इनकी उत्तमा अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो देखिए उत्तरा अवस्था के लिए तो हम क्या करेंगे? तर प्रत्यय लगाएंगे। जैसे बहुत है तो बहुतर, महत है तो तर प्रत्यय लगा के क्या बन जाएगा? महत्तर, कनिष्ठ है तो कनिष्ठतर, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतर, मधुर है तो मधुरतर और कुटिल है तो कुटिलतर। इस प्रकार से इनमें तर प्रत्यय लगा करके हमने उत्तरावस्था को देखा है। अब उत्तमावस्था में क्या करते हैं? तम प्रत्यय लगाते हैं। तो अब देखिए इनमें तम प्रत्यय लगाते हैं तो बहुत में लगाएंगे तो क्या बनेगा? बहुतम, महत्व में लगाएंगे तो महत्तम, कनिष्ठ में लगाएंगे तो कनिष्ठतम, श्रेष्ठ में लगाएंगे तो श्रेष्ठतम और मधुर में लगाएंगे तो मधुरतम, कुटिल में लगाएंगे तो कुटिलतम। तो इस प्रकार से हम जो ये विशेषण है इनकी उत्तरा और उस उत्तम अवस्था को देख सकते हैं इनमें तर और तम प्रत्यय लगा करके। प्रश्न 7, विशेषण की मूल अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है जिन विशेषण शब्दों से सामान्य विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण शब्दों की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे सुंदर, सरल आदि, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है, वह जैसे रूप में होता है उसी में ही उसकी विशेषता प्रकट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। प्रश्न 8, विशेषण की उत्तम अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर है जिन विशेषण शब्दों से दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक वस्तु को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है उसे उत्तम अवस्था कहा जाता है, यानी कि वह उसके सुपर फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी उत्तम अवस्था में कहते हैं, या तो बिल्कुल ऊपर या फिर बिल्कुल नीचे, उसकी उत्तम अवस्था में होगा या उसकी निम्नतम अवस्था में होगा, तो वह विशेषण की उत्तम अवस्था कही जाती है। प्रश्न 9, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कितनी संख्या में उपस्थित है, तो ये जो बोध कराते हैं उन विशेषणों को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 10 है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो उत्तर है विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। तो विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है, तो इसका मतलब विशेषण का लिंग जो है वह संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होता है। जैसा संज्ञा या सर्वनाम का लिंग है वैसा ही विशेषण का लिंग होगा। प्रश्न 11 है सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है? उत्तर है सा के प्रयोग से तुलनात्मक बोधक विशेषण का बोध होता है, यानी कि इसमें तुलना का वो होता है, यानी कि वह जैसे तुम सा है, वह मुझ सा है, तो सा के प्रयोग से कैसा होता है? तुलनात्मक बोध विशेषण का बोध होता है, किसमें तुलना की जा रही है। प्रश्न 12, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर जो सर्वनाम शब्द यानी कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें विशेषण से संबंधित विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से किन शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं और विशेषण से संबंधित अभ्यास कार्य को हमने देखा है।
तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।